नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी से सुनहरा धान, पेज 25। यह पाठ धान की खेती की प्रक्रिया को समझाने वाला है। इसमें बताया गया है कि धान उगाने के लिए मिट्टी में नमी का होना आवश्यक है। छोटे पौधों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाता है और इसके लिए मिट्टी को नरम बनाया जाता है। पाठ यह भी समझाता है कि बीज से पहले अंकुरण की प्रक्रिया होती है। धान की फसल के लिए उपयुक्त जल भराव वाली भूमि आवश्यक होती है। इसमें मिट्टी नरम रहती है और पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर मैंने तैयार किए हैं जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, धान रोपने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? देखिए, धान रोपने के लिए मिट्टी को कीचड़ जैसा बनाया जाता है जिससे उसमें पानी जमा रहे। नरम और दलदली मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न 2, बीज धान क्या होता है? पहले छोटे स्थान पर धान बोया जाता है और जब धान चने के आकार का हो जाता है तब उन्हें बीज धान कहा जाता है। बाद में इन पौधों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 3, धान को रोपने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धान के छोटे पौधों को उखाड़कर पानी भरी मिट्टी में लगाने की प्रक्रिया को रोपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपाई कहते हैं। प्रश्न 4, धान की खेती के लिए पानी क्यों आवश्यक है? धान की जड़ें पानी में आसानी से बढ़ती है। लगातार पानी रहने से मिट्टी नरम बनी रहती है और पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं पौधों को? पोषक तत्व। प्रश्न 5, धान रोपने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो धान की खेती के लिए वह मिट्टी उपयुक्त होती है जो सरलता से कीचड़ बना सके और जिसमें पानी जमा रह सके, जैसे दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। इन दोनों मिट्टी में पानी आसानी से जमा रहता है। ये दोनों मिट्टी पानी को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए ये मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इस चैप्टर में एक कार्य दिया गया है, अपने आसपास जहाँ धान की खेती होती है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी संग्रह करो। वह मिट्टी किस प्रकार की है उसका परीक्षण करके क्या मिला उसको किस प्रकार से परीक्षण किया उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ आप सबको चित्र बनाना है, कैसे आप सबने परीक्षण किया उस मिट्टी का। मैं कुछ चित्र आप सबको दे देता हूँ, जैसे इस तरह का चित्र। आप इनको देखकर आप यहाँ पर उसको बनाकर आप उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। ये आप लोगों का कार्य है, इसको आप ज़रूर करें। अब पढ़ेंगे पेज 26, मिट्टी पर चाय का पौधा। यह पाठ मिट्टी के महत्व को समझाने के लिए है। इसमें बताया गया है कि मिट्टी न केवल अनाज उगाने के लिए ज़रूरी है बल्कि सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। और इसमें बताया गया है कि चाय की खेती के लिए भी मिट्टी बहुत आवश्यक है। पहाड़ों पर भी खेती की जाती है, वहाँ पहाड़ों पर भी मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादा मिट्टी नहीं, थोड़ी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहाँ चाय की खेती के लिए वो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि मिट्टी कैसे तैयार होती है, मतलब मिट्टी कैसे बनती है। तो कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको देख लेंगे तो इस चैप्टर को हम पूरे चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन प्राप्त करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, मिट्टी के बिना पौधे नहीं उग सकते और पौधों से ही भोजन उत्पन्न होता है। पौधों को उगाने के लिए मिट्टी आवश्यक होती है जिससे हमें अनाज, फल, सब्जियां आदि प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधे पहाड़ों पर कैसे उगते हैं? पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के साथ साथ पत्थरों को भी तोड़कर अंदर तक फैलती हैं। इससे वे पोषण प्राप्त कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या है? मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी पत्थरों के टूटने, सूर्य की गर्मी, वर्षा और तापमान में बदलाव के कारण बनती है। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। कितने वर्षों तक? हजारों वर्षों के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। इस चैप्टर में एक कार्य भी है, गमले या ज़मीन में फूल या साग सब्जी की खेती के संबंध में आपस में चर्चा करके देखो। क्या बोल रहा है? किसकी कृषि हुई?
ठीक है। कृषि के लिए कितनी गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से उस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो कृषि किसकी कृषि, खीरा, मान लीजिए खीरा की कृषि हुई, कृषि के लिए कितनी गहरी मिट्टी, आधा फुट गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, बालू, मतलब बालू मिट्टी की आवश्यकता, बलुई मिट्टी। किस प्रकार से उस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, माटी को खुरपी या कुदाल से नरम करके, है ना। दूसरा नंबर तरबूज लिख सकते हैं, कितनी गहरी, आधा से 1 फुट, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, सेम बालू मिट्टी। और किस प्रकार से उस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से खीरा की खेती के लिए। फिर गेंदा फूल की कृषि 4 से 6 इंच गहरी मिट्टी लगती है। और कौन सी मिट्टी लगती है, दोमट मिट्टी लगती है। और कैसे नरम किया जा सकता है, योग्य बनाया जा सकता है मिट्टी को, खुरपी से उसको नरम करके और जल डाल के उसमें, ठीक है। अब पढ़ेंगे भूस्खलन से रास्ता बंद, पेज 27। इसमें बताया गया है कि भूस्खलन का क्या कारण है, भूस्खलन होने का कारण क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है। पेड़ पौधे जो है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वो भूस्खलन को रोकने के लिए कितने उपयोगी हैं। तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को कैसे लगाया जाए, कैसे उनको बचाया जाए, तो भूस्खलन को हम रोक सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको हम पहले देख लेते हैं, उसी से इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। पहला प्रश्न है, भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी चट्टानों और अन्य पदार्थों सहित ढलानों से नीचे गिर जाते हैं। यह आमतौर पर बारिश, भूकंप या मिट्टी के कटाव के कारण होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन क्यों होता है। तो पहाड़ी रास्तों के किनारे मिट्टी के ढेर होते हैं जिसके ऊपर चट्टानें या पेड़ हो सकते हैं। जब अधिक बारिश होती है तो मिट्टी कमज़ोर होकर खिसकने लगती है जिससे भूस्खलन होता है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, बड़े पेड़ पौधे होने पर मिट्टी क्यों नहीं धंसती। बड़े पेड़ होने पर मिट्टी क्यों नहीं धंसती। तो इसका उत्तर है, बड़े पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। जो बड़े पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता और वह स्थिर बनी रहती। इसीलिए कहा गया है कि बड़े पेड़ पौधे भूस्खलन को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए बड़े पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। 4 नंबर प्रश्न माफ़ कीजिएगा, किन कारणों से मिट्टी ढलानों से खिसक जाती है। तो कारण कुछ है, क नंबर, भारी बारिश से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण वो ढलानों से खिसक जाती है। ख, पेड़ पौधे कटने से मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। ग, भूकंप या कंपन के कारण मिट्टी खिसक जाती है। और घ, निर्माण कार्यों के कारण मिट्टी का कटाव होता है। और 5 नंबर है, भूस्खलन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो पहाड़ियों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे वो मिट्टी को पकड़ कर रख सकें। प्लास्टिक या अन्य कचरा पहाड़ियों से नीचे नहीं फेंकना चाहिए। मिट्टी को पकड़कर रखने वाली घास और पौधों को संरक्षित करना चाहिए, मतलब बचा कर रखना चाहिए। और घ नंबर, अनियंत्रित निर्माण कार्यों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इस पेज पे एक क्या कार्य भी है, भूस्खलन तथा उसके सभी पक्षों पर चर्चा करो तथा लिखो। क्या है, पहले किस प्रकार से भूमि नष्ट होती है, भूस्खलन से क्या क्या असुविधाएं होती है, क्या करने से भूस्खलन कम किया जा सकता है। तो किस प्रकार से भूमि नष्ट होती है, तेज बारिश के कारण, बाढ़, अवैज्ञानिक पद्धति द्वारा खेती के कारण, अतिरिक्त पेड़ कटाव के कारण, नदी का दिशा परिवर्तन के कारण, इन सभी कारणों की वजह से क्या होती है, भूमि नष्ट हो जाती है। भूस्खलन से क्या क्या असुविधाएं होती है, माटी का उर्वरता शक्ति और जैविक क्षमता कम हो जाता है, ठीक है। पर्वत अंचल में भूकंप की समस्या आ जाती है। नदी में
बाढ़ की समस्या हो जाती है। और क्या करने से भूस्खलन कम किया जा सकता है? सबसे पहले पेड़ पौधे को काटना बंद करना होगा, उसके साथ नया पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा, और नदी में जेट बनाकर नदी की गति को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कारण है। अब हम पढ़ेंगे जाने पहचाने जलाशय, पेज 28। इस चैप्टर में बताया गया है कि जलाशय कितने प्रकार के होते हैं, जलाशय क्या है, जीव जंतुओं के लिए जलाशय क्यों महत्वपूर्ण है, जलाशय न रहने पर हमारे पर्यावरण को क्या हानि हो सकती है, और जलाशय हमारे जीव जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक है, और जलाशय को हमें कैसे संरक्षित करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसको देखेंगे तो इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहला प्रश्न है, जलाशय किसे कहते हैं? जलाशय वह स्थान होता है जहाँ जल एकत्रित रहता है, जैसे तालाब, झील, नदी, बांध आदि। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है, मतलब यह प्राकृतिक हो सकता है, पहले से ही वो हो सकता है, या यह मानव निर्मित, मतलब लोग इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। 2 नंबर है, जलाशय जीव जंतुओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जलाशय जीव जंतुओं को पानी उपलब्ध कराता है, जिससे वे अपनी प्यास बुझाते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। 3 नंबर है, तालाब और नदी में क्या अंतर है? तालाब एक स्थिर जलाशय होता है, जबकि नदी बहता हुआ जलाशय होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती रहती है। नदी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती रहती है, लेकिन जो तालाब है, झील है, वो एक ही जगह स्थिर रहता है। 4 नंबर प्रश्न है, जलाशयों के किनारे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो जलाशयों के किनारे आमतौर पर नारियल, बबूल, खजूर, केन और जलकुंभी जैसे पौधे पाए जाते हैं, जो जलाशय को सुरक्षित रखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पहाड़ों में छोटे जलाशयों को क्या कहते हैं? तो पहाड़ों में छोटे जलाशयों को जल प्रपात कहा जाता है, या झरनों के रूप में दिखाई देते हैं और पहाड़ी ढलानों से बहते हैं। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, जलाशयों को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो जलाशयों को सुरक्षित रखने के लिए पहले जलाशयों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। 2 नंबर, जलाशयों के आसपास पौधे लगाने चाहिए, और 3 नंबर, जलाशय को प्रदूषण से बचाना चाहिए। पेज 29 में इसी से एक जुड़ा कार्य है। क्या है? स्वयं देखे हुए सबसे बड़े जलाशय के बारे में लिखे। जैसे जलाशय का नाम और पता। तो चिल्का कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में है, चिल्का लेक। तो इसका पता भी हम नीचे लिख देंगे, और आप अगर किसी जलाशय को देखे हैं तो उसका नाम और पता लिख सकते हैं। वहाँ क्या क्या है? वहाँ डॉल्फिन है और विभिन्न प्रकार की समुद्री जीव हैं, मछलियाँ हैं। कौन से पशु पक्षी वहाँ आते हैं? विभिन्न देश से प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में आते हैं, मतलब अलग अलग जगहों से शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो आते हैं। वे मनुष्य के किस किस काम आते हैं? अच्छा, जलाशय परिवेश की रक्षा करता है, बाढ़ को नियंत्रित रखता है, रास्ता घाट को बारिश की पानी से डूबने से बचाता है। इस जलाशय में रहने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग मानव भोजन के रूप में क्या किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।